नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के इस बेहद खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ एट 22 इसलिए कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 22 बरस पूरे करने जा रहा है और ये बहुत अहम पड़ाव है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। और यही वजह है कि इस खास कार्यक्रम की आज हम लोग यहाँ पर एक परिकल्पना की, जिसको साकार करने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि 22 साल जब पूरे हुए, इसकी शुरुआत बहुत पहले से संघर्ष के रूप में हुई थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा समेत कई माटी पुत्रों ने अपना अहम योगदान दिया इस छत्तीसगढ़ की महतारी को एक अलग पहचान दिलाने के लिए। और उसके बाद साल 2000 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त एक ऐसा मौका आया जब अलग से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होने का रास्ता साफ हुआ और लाखों लोगों का सपना उसके साथ ही साकार हुआ। और उसके बाद पहली बार यहाँ पर अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनकर आए, 3 साल का कार्यकाल उनका हुआ। उसके बाद पहली बार चुनाव हुए, बीजेपी ने चुनाव जीता, 15 साल तक रमन सिंह यहाँ पर सत्ता पर रहे। उसके बाद 2018 में कांग्रेस को मौका मिला और भूपेश बघेल इस वक्त यहाँ पर सत्ता संभाल रहे हैं। कई अलग अलग चीज़ें थी जिस मापदंड के आधार पर इस राज्य की स्थापना की बात कही गई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जब अलग राज्य की स्थापना की मांग होती थी, क्षेत्रीय हितों का जो बात थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी कि उसका संवर्धन नहीं हो पा रहा था यहाँ के लोगों का, ये एक प्रमुख बात थी। उसके अलावा जो संसाधन यहाँ पर प्रमुख रूप से रहे हैं, प्रचुर मात्रा में उन संसाधनों का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे थे, उस पर हमारे लोगों का अधिकार नहीं था, इस लिहाज से इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ का ये इलाका उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पलायन एक बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ से तमाम टैलेंट जो है यहाँ से निकलकर बाहर जाने को मजबूर था, क्योंकि मुकम्मल पहचान नहीं मिल पा रही थी। तो ये अलग अलग पैमाने हैं, इस पैमानों को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य की स्थापना हुई। अब जब 22 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या ये जो अलग अलग पैमाने थे, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर या अलग अलग तौर पर, क्या उन पैमानों पर हम खरा उतर पाए हैं? छत्तीसगढ़ अपनी चूंकि युवावस्था को पार करके अब नौजवानी की स्थिति में खड़ा है, तो क्या अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है? तमाम सवाल हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमने बेहद खास पैनल यहाँ पर तैयार किया है, बेहद खास मेहमानों को बुलाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ में BKS रे साहब हैं, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और ब्यूरोक्रेट हैं। तमाम अलग अलग पदों पर रहते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा में बहुत अहम योगदान दिया है। हमारे साथ में चंद्रशेखर साहू साहब हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान गिरीश चंदेल जी हैं, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में केशरीलाल वर्मा जी हैं, जो कि VC हैं रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ में कमल वर्मा जी हैं, जो कि कर्मचारी नेता हैं। अलग अलग पड़ाव पर कर्मचारियों के जरिए किस तरह से अपनी आवाज़ों को बुलंद किया गया और किस तरह से उनके हितों का ध्यान रखा गया, इस पर बातचीत वो करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, जो कि ENT स्पेशलिस्ट तो हैं ही, लेकिन सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनसे उनके अनुभव को भी साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में R कृष्णदास हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे उनके अनुभव को साझा करेंगे। हमारे साथ में संतोष जैन जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म बड़ी उम्मीदों से अभी भी देख रहा है, लिहाजा क्या उम्मीदें हैं, कितनी पूरी हुई, इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मनोज वर्मा जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म का निर्माण उन्होंने किया है, जिसके बाद एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ी फिल्मों को भी मिली है। उनसे उनके अनुभव को साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जाने माने साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी लेखक मीर अली मीर साहब हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हमारे साथ में नीलेश मुंदड़ा जी हैं, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे उनके अनुभव को साझा करेंगे। हमारे साथ में आनंद सिंघानिया जी भी आप आ गए हैं। आनंद सिंघानिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ में रमेश अग्रवाल जी हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, CII के पूर्व चेयरमैन हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ में कीर्ति व्यास जी भी हैं, जिन्होंने लगातार टूरिज्म और एविएशन सेक्टर में बहुत अलग तरह का मुकाम यहाँ पर दिलाया है। हमारे साथ में नीता डूमरे जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की दुनिया में अपना नाम इन्होंने रोशन किया और छत्तीसगढ़ को गर्वान्वित करने का काम इन्होंने किया है। हमारे साथ में रविंद्रनाथ मिश्र जी हैं, जो कि जाने माने इतिहासकार हैं, संस्कृति की बड़ी अच्छी जानकार रखते हैं और चूंकि इन्होंने बहुत पहले से इस संघर्ष को देखा भी है, इनके अनुभव को भी साझा करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ में जयंती पटेल जी हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं और इसके अलावा भी बाकी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्र से इन 22 लोगों के जरिए
22 साल के इस सफर को जानने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में बीकेएस रे साहब हैं, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। रे साहब, किस तरह से देखते हैं 22 साल के इस सफर को? मैं तो पहले सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ कहने के लिए आपने मौका दिया। ये जो स्टेट बना 1 नवंबर 2000 को, हम ही लोगों ने एक्चुअली उसका आधारशिला रखा एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप से। जी। हम भोपाल से आए IAS ऑफिसर, उनको बताया गया आप जाइए छत्तीसगढ़ में जा करके वहाँ नया सरकार बनाने में सहयोग दीजिए। और हमने अपने टाइम में बीजेपी कांग्रेस शासन भी देखा, बीजेपी शासन भी देखा। मेरा जो अनुभव काफ़ी सुखद रहा है। उथल पुथल के बावजूद भी मैं सोचूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ तरक्की की तरफ जा रहा है। कई तरह काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो बाहर से हमारे रिश्तेदार आते हैं वो भी घुमाने ले चलते हैं कि जंगल सफारी जाओ, न्यू कैपिटल जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। जैसे मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी प्रयास, अच्छा प्रयास है। कुछ खामियां जरूर है लेकिन उपलब्धि ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। और काफ़ी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी स्कोप है, इसका बहुत अपार संभावना है, उसको हमको दोहन करना चाहिए। जी। क्योंकि इतिहास की भी बात करते हैं तो रमन्ना जी, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद वो मुकाम मिला 2000 में, और आज 22 साल पूरे हो रहे हैं। पहले के समय को जब संघर्ष किया गया और उसके बाद जब स्थापना हुई, क्या कुछ खास देखा? छत्तीसगढ़ शब्द 136 साल पहले आया था साहित्य के पृष्ठों पर। एक दिन 1820 में प्रांत लिखा, भोसले राजा ने जिला लिखा। 1861 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रांत फिर मध्य प्रांत में मिला। सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र और लोचन प्रसाद पांडे जी ने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना 100 साल पहले की थी। कल हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मना रहे हैं। इस प्रकार से एक साहित्यिक यात्रा के बाद में इतिहास का अध्येता के नाते मैं देखता हूँ वास्तव में कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि 36 वर्षों तक मैं राज्य आंदोलन से संबद्ध रहा हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा है इसमें, और ख़ास करके जो पाता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ आज हमारे सामने है, तो हम लोग जो है कि उस समय से तक जो अनुभव करते थे तो उसके मात्र कारण, जैसा आपने कहा कि यानी एक प्रकार से इस अंचल की इतनी एक उपेक्षा होती थी कि कोई भी चीज़ अगर कोई किताब है तो उसमें छत्तीसगढ़ का कोई अध्याय नहीं, कोई पर्यटन का है तो उसमें छत्तीसगढ़ का कोई पॉम्पलेट नहीं। तो यानी बहुत सारे ऐसे अवसर आए और हम लोगों ने इस सब के माध्यम से, पर्यटन, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गौरव को सामने लाने की कोशिश की। और एक इतिहास के अध्येता के नाते यहाँ के छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण जो व्यंग करते थे कि यहाँ कोई व्याकरण नहीं है, तो प्रभुलाल मिश्रा की जात से हम लोगों ने 4 घंटे 4 मिनट बैठ कर 1890 के व्याकरण का अनुवाद किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी 200 साल पहले की जितनी रिपोर्ट थे अंग्रेजों के, तो उन सब चीज़ों को जब सामने लाए तो लोगों को छत्तीसगढ़ के गौरव की जो अनुभूति हुई। तो उसके बाद जब बात करें हम छत्तीसगढ़ राज्य बनने की स्थिति में, तो छत्तीसगढ़ साथ एक संजोग जुड़ा है कि नवंबर जो है, तो जैसे मध्य प्रदेश बना उस समय भी 1 नवंबर 56 हो गया, इधर 1 नवंबर 2000 हो गया, तो ये सब चलते रहे। हमने 1-2 कोशिश और की थी। स्वामी विवेकानंद के घर को जो अन्वेषित करके सामने लाया, तो तीनों मुख्यमंत्री जी के समय में हमने प्रयास किया था और फिर माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐतिहासिक स्मारक उसको घोषित किया है। तो इसी प्रकार से इतिहास के बहुत सारे धरोहर हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म, हर गण को सामने लाके एक राष्ट्रीय पहचान भी बना दी। और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद क्रांतिवीर नारायण सिंह, गुंडा धूर या इन लोगों का भी जो योगदान था सब रेखांकित किया। मतलब तो कहने का वह तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में हम लोगों की परिकल्पना थी एक प्रकार से कि ऐसा जो हमारा राज्य हो, तो यहाँ के युवकों को, यहाँ की युवा पीढ़ी को लाभ मिले और उसको लाभान्वित अवसर मिले। और ये निश्चित है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे पूरे देश में छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शोधपीठ की स्थापना हुई, गुरु घासीदास शोधपीठ, बहुत सारे शोधपीठ है। तो इन पे बहुत सारे विचार अगले इसमें मैं रखूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से बौद्धिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में या विकास यात्रा में हम देखते हैं तो हमारा जो एक छत्तीसगढ़ है, हम सभी लोगों के परिश्रम से जितने आज लोगों का है, तो आज विश्व में एक पहचान के रूप में है और गौरवशाली हम लोग के लिए परंपरा के रूप में याद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से रमन्ना जी ने बताया कि बहुत लंबी परंपरा रही, बहुत लंबा संघर्ष रहा और उसके बाद आखिरकार 2000 में ये मौका है। हमारे साथ में चंद्रशेखर साहू जी भी हैं और मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। 15 साल तक आप सत्ता में भी रहे। क्या देखते हैं 15 साल जो सत्ता में रहे और उस दौरान विकास के संदर्भ में अगर बात करें छत्तीसगढ़ को, कहाँ पाते हैं आप? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एशिया का ऐसा भूभाग
जो विपुल संभावनाओं से भरा हुआ, भारत के नक्शे में 26वें गणतंत्र में, भारतीय गणतंत्र में 26वें राज्य के रूप में जब इस प्रदेश का उदय हुआ, तो अटल जी के सपनों के अनुरूप ही हम लोगों ने अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से हम लोग सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। यह प्रचुर जल संपदा है, वन संपदा है, इसके साथ साथ खनिज संपदा है, मानव संपदा है, और सभी संपदाओं से भरपूर ये छत्तीसगढ़ आज भी संभावनाओं से ओत-प्रोत है। और हम सब मिलकर संवेद स्वर में छत्तीसगढ़ को एक फिर से एक जिस रूप में देखना चाहते हैं, एक निर्माण जिस सपने को लेकर हुआ है, उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम सबसे सहयोग चाहते हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने जो कीर्तिमान रचा है पहले दिन से, मैं उसको किसी उसमें नहीं देखना चाहता। आज भी वो यात्रा निरंतर जारी है। लगातार किसानों का और सभी एजेंसियों का जो सहयोग रहा है, हमारा उत्पादन का जो आप आंकड़े देख ले तो निश्चित रूप से हम सब के लिए उत्साहवर्धक है। और एक बार फिर से हम 22वें स्थापना दिवस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से 22 साल का नौजवान अनेक सपनों को अपने मन में पालता है, उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ एक बार फिर से युवा छत्तीसगढ़ के रूप में हम पूरे भारत के लोगों को अपने अलग राज्य की पहचान के कायम रखेंगे। इस विश्वास के साथ मैं जितने महानुभाव आए हैं उनके माध्यम से प्रदेश की जनता को, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और अभिवादन करना चाहता हूँ। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी सपना जिसको लगता है कि जिस पर काम किए जाने की ज़रूरत थी, जिस पर अभी और बहुत काम किया जाना है, कोई ऐसे मुद्दे आपको लगता है? खासकर वनवासी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य का मामला है, आज भी हम लोग बड़े संख्या में मलेरिया है, और जितने हमारे प्रिमिटिव कास्ट के लोग हैं, विलुप्त प्राय जो जनजातियां हैं, उनके सामने जो स्वास्थ्य का संकट है, जनजीवन का जो एक प्रकार से हमारे सामने खुशहाली का जो तस्वीर है, वो अभी आना शेष है। एक विषमता जो दिखता है, उस विषमता को हम कैसे पूरा करें। यद्यपि दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाया गया, अपने कार्यकाल में ये सब विषय सामने आया है, तो एजुकेशन की दृष्टि से हमारे आदिवासी परिवार के बच्चे हमारे सामने हैं। और जो नक्सली हिंसा है, उससे ये राज्य यदि मुक्त हो जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन राज्य के रूप में यही नहीं सब दूर स्थापित होगा। ये जो चुनौतियां हैं, हम उसको चिन्हित करके इन चुनौतियों का सामना करते हुए और समाधान कारक दृष्टि के साथ आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो जनजातीय क्षेत्र में विकास और नक्सलवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती मानते हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ का विकास जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भरपूर जवानी के साथ, 22 साल की भरपूर जवानी के साथ आज हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोग को याद आता है मध्य प्रदेश के ज़माने का। मेरा मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल था। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था। ये 800 करोड़ रुपए मिला करते थे पूरे सड़क के निर्माण के लिए, और उसको लेकर के 7 सदस्यीय कमेटी का मैं मेंबर था। मेरी खासी झड़प हुआ करती थी। हम लोगों ने 4-4 घंटे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले 4-4 घंटे की बिजली की कटौती देखा है। सड़कों की हालत ऐसी अस्त व्यस्त, पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और आज ये 22 वर्ष में इतनी धूप छांव देखने को मिला है कि पूछे मत। अभी साहू जी एक बात कह रहे थे, उन्होंने किसानों की बात की। आप बिना किसानों की बात किए छत्तीसगढ़ के विकास की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का विकास मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ के विकास का अर्थ है यहाँ के आदिवासियों का विकास, यहाँ के किसानों का विकास, यहाँ के रहने वाले लोगों का विकास। और अभी मैं साहू जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वो किसान हैं, किसानों की बात को कहते हैं। मैं भी किसान हूँ, समृद्ध किसान हूँ। तो जो छत्तीसगढ़ बनने के समय में 4,63,000 टन की खरीदी होती थी धान की, वो बढ़ते बढ़ते 2017-18 में 56 लाख टन तक पहुंचा। और पिछले 4 साल में भाई साहब, तो ये तो डबल हो गया। 110 लाख टन धान की खरीदी कर रहे हैं। और किसान जो 3.5 लाख हुआ करते थे, वो आज 26,21,000 किसान हैं। तो किसानों की तरक्की, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसानों की तरक्की नहीं होगी,
और जब तक सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले लोगों को हम जनोपज जो उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है, कुपोषण 39% था, घट करके अभी 14% कम हुआ है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैंने छत्तीसगढ़ को उस रूप में देखा जो बिल्कुल उजड़ा हुआ जैसा रहता था। आज छत्तीसगढ़ को देखें तो हर किसी ने, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ हम सब छत्तीसगढ़ के विकास की बात करने के लिए बैठे हुए हैं, हर किसी ने अपने स्तर पर जितनी बुद्धि और जितनी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम किया, और वर्तमान सरकार भी उस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे। मुझको याद है, ये कीर्ति को देख करके मुझको याद आ रहा है कि दिल्ली से रायपुर केवल एक फ्लाइट चला करती थी, और आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वायुयान की सुविधा ना हो। तो छत्तीसगढ़ ने इतनी अंगड़ाई लिया है और इतनी तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं कि देख करके जो बाहर से लोग आते हैं, जो पहली बार छत्तीसगढ़ आते हैं, उनको अचंभित करता है ये यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के रहने वाले लोग। और यहाँ के रहने वाले लोगों की एक खासियत है, लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसकी पृष्ठभूमि है। यूं ही ये नारा नहीं दिया गया है, सचमुच यहाँ के लोग बहुत भले और सज्जन हैं, इसलिए आपको यहाँ सांप्रदायिक तनाव नहीं दिखेगा, यहाँ जातिवाद की भावना नहीं दिखेगी। और कुछ लोगों ने जरूर प्रयास किया तो उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि यहाँ के लोग समरसता से, आपसी सौहार्द के वातावरण में, सद्भावना के वातावरण में रहना चाहते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की तरक्की को बाहर से आया, हमारे तमाम उद्योगपतियों को मैं देखता हूं, उनकी बड़ी कृपा है, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ उद्योग धंधों को स्थापित किया और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया, जिसके लिए हम लोग राजनीतिक दल के, चाहे हम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे और कोई भी दल हो, वो लगातार इस बात को लेकर संघर्षरत रहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और उसकी परिणति ये हुई कि आज अगर मैं बात करूं तो 1% से कम बेरोजगारी की दर है छत्तीसगढ़ में। उसके पीछे कारण यही है कि केवल सरकार का योगदान नहीं है, यहाँ के रहने वाले उद्योगपतियों का, यहाँ के रहने वाले व्यापारियों का भी पूरा योगदान है, जिन्होंने उस भावना को पोषित करके, पल्लवित करके आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये छत्तीसगढ़ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये 22 साल में नई नई कहानियां देखा, राजनीतिक क्षेत्र से लेके सामाजिक क्षेत्र में, और जिस तरह से हमारी बिटिया लोगों ने काम किया और जिस तरह से नौजवान आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। आजकल तो छत्तीसगढ़ का यूके में एक छत्तीसगढ़िया संघ चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग बैठ करके आपस में आज राज्य अलंकरण का ऐलान भी हुआ उन्हीं के लिए। जी, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ ने तरक्की किया, मगर तरक्की का यही अर्थ होता है, प्रगति का यही अर्थ होता है कि इसमें पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। अगर पूर्ण विराम हुआ तो फिर प्रगति कहाँ हुई? निरंतर पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपको रोक रहा हूँ इस बीच, लेकिन चूंकि बहुत सारे अलग अलग विषयों को छुआ, किसानों की भी बात की, उद्योगपतियों की बात की, एविएशन सेक्टर की भी बात की, स्वास्थ्य की भी बात की, कि इन सब तमाम क्षेत्रों में अलग अलग काम हुए। छत्तीसगढ़ को क्यों अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग पसंद करते हैं, यहाँ की संस्कृति की बात की। इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि एकमात्र दुनिया में ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसे हम महतारी कहकर बुलाते हैं, और कहीं किसी देश में आप उसको, अपने राज्य को माँ के रूप में नहीं देते। तो ये पहचान है, संस्कृति से किस तरह से हम जुड़े हुए हैं, अपनी अस्मिता से, ये भी पहचान है। चूंकि बात किसानों की हमारे साथ में गिरीश चंदेल जी भी यहाँ पर हैं। सर, किसानों के संदर्भ में बहुत काम हुए हैं और बहुत करने की ज़रूरत है, और छत्तीसगढ़ चूँकि किसान से बाहुल प्रदेश है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़ी जो पूरी अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं इससे इर्द गिर्द है। क्या कुछ काम हुए हैं अब तक जो 22 साल के दौरान, और आगे क्या देखते हैं? जब से छत्तीसगढ़ बना है, फर्स्ट जो उसके मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, उस समय मैं भी एक छोटे यंग रूप में कभी विदेश से लौट के आया था यहाँ, और उनसे पहली मुलाकात में ही उनने एक सवाल किया था। वो सवाल मुझे लगता है कि आज आपको जानने की ज़रूरत है। उनने एक बात पूछी थी कि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या हो सकता है। उस दिन से जो हमने एक बीज बोया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, भारत सरकार से एक टीम को छत्तीसगढ़ में बुला के सभी शिक्षाविदों से मिला के एक जो उनने योजना बनाई थी, आज वो बहुत फलीभूत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षा अपने चरम पर है, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत सी नई तकनीकों का विकास करके इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने पूरे 39 जो पूरे केंद्र हैं, सुदूर प्रदेशों में भी जो हमारे केंद्र हैं, उनके साथ मिलके छत्तीसगढ़ में शिक्षा दीक्षा और नई तकनीक का जो विकास कर रहा है। जैसे मैं कहूँ तो आज ट्रैक्टर का जो रोल है
जो मशीनीकरण पे जो हमने काम किया है, विविधता जो हमारे धान के अलावा फसलों को जो हमने लगाने का काम किया है। अभी वर्तमान में हमने एक और परियोजना लाई थी जिसमें बाजार से जुड़ी हुई कृषि का कैसे विकास करें, इस पे काम किया। भारत सरकार में भी हमको ए ग्रेड मिला। तो ये जो उपलब्धियां हैं, ये मुझे लगता है कि जब मैं अपने बचपन में जब पहली बार जब ये स्टेट बना था और आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं भी यहीं का पला बड़ा विद्यार्थी हूँ। और जो उसमें उस समय जो हमारी एक इच्छा थी कि हम आज आगे कैसे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि आज हम अपनी जवानी के इस साल में उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिसमें देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षक और साथ ही साथ हमारे जो भी उत्पाद हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि कुछ ऐसे हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे बेमेतरा हो गया या इधर के ब्लॉक्स में 80 से 100 ट्रक वेजिटेबल्स के जो हमारे विदेशों में सीधे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो देश और विदेश में हमारे किसान, हमारे युवा, ये सभी मिलके आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम कभी हल से लेके ट्रैक्टर से लेके ड्रोन टेक्नोलॉजी तक के हम आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज बाजार आधारित कृषि पे बहुत फोकस है और साथ ही साथ कृषि में अभी जैसे आपने देखा होगा बाजार में जो उछाल आया उसमें मुख्य भाग हमारे किसानों का है, जिनके हाथ में पैसा आते ही करीब 1.5 से 2 हज़ार गुना बढ़ के पैसा कितना आज बाजार हमारा वो हुआ है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देश में और विदेश में यहाँ के कृषि शिक्षा से उत्पादित जो बच्चे हैं, करीब 50 से 60 ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो आज विदेशों में काम कर रहे हैं। अभी हमने एक बड़ा परियोजना किया था जिसमें विदेशी लोग भी यहाँ आए थे और वो सब मिलके हमारे देश की जो भी उत्पाद हैं उसको विदेशों में भी पहुँचाने में हम काम कर रहे हैं। चुनौतियां क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत काम किए जाने की ज़रूरत अभी भी लगातार महसूस की जाती है, क्या चुनौतियाँ? चुनौतियाँ 2 मुख्य चुनौतियाँ हैं। हमारा जो विज्ञान आधारित जो कृषि है उसको बढ़ाना है, जिसमें अभी शुरुआत हुई है। दूसरा, जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं, जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, उनको हम इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसे हम उसकी शिक्षा दीक्षा बता सकें, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि विज्ञान आधारित खेती करने के लिए उस दिशा में हमको अभी और काम करने की ज़रूरत है। और पूरे प्रदेश में जो हमारे केवीके के थ्रू हम जो शिक्षा दीक्षा का प्रसार कर रहे हैं उसमें अब हम एक नया और यूनिट डालने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक जोन। जैसे आप देखेंगे तो स्वावलंबी गांव बनाने के लिए जो एक परियोजना चल रही है, जिसमें आप देखेंगे तो रूरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, गोठान की भी परियोजना है और वहाँ पर उसको बाज़ार से लिंक करने का प्रयास है। इसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें और सुदृढ़ करके आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जो कृषि है वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए, हमारे यहाँ की कृषि आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। मैं एजुकेशन सेक्टर पे भी एक बार बात कर लेता हूँ, चूँकि हमारे साथ में RSU के वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, KL वर्मा साहब। वर्मा साहब, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है और चूँकि मैंने शुरुआत में कहा कि पलायन पहले एक बड़ी एक समस्या थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस राज्य की स्थापना में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। आज आप उस समस्या को किस रूप में देखते हैं? चूँकि यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को मुकम्मल स्थान नहीं मिल पाता था। आज आप किस तरह से देखते हैं 22 साल बाद? किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन 2 बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, कौशल युक्त होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ उनको स्वयं को मिलेगा और राज्य उन्नति करेगा। इस पर लगातार जोर दिया गया। अभी लगातार अच्छे स्कूल खुले, महाविद्यालय खुले, विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ गई। अभी देखिए 15 शासकीय विश्वविद्यालय हैं और 15 अशासकीय विश्वविद्यालय हैं। तो जो शिक्षा का विस्तार हुआ उसके कारण लोगों को सुविधाएं हुई। आसपास में महाविद्यालय खुले तो स्कूल खुले तो उसको पढ़ने की सुविधा होती गई। और जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि प्रतिभा की कमी नहीं है इस छत्तीसगढ़ में, केवल उनको अवसर देने की ज़रूरत है। जब जब ऐसा अवसर दिया गया उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। हमारे बच्चे देश विदेश में अच्छे स्थान पर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने की अब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ दोनों दिशाओं में काम कर रहा है।
हमें GR भी बढ़ाना है, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। अभी 18.5% में हम हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 27% है और जाना 2035 तक 50% है। तो ये अभी एक दौर चल रहा है जिसमें हम शिक्षा का विस्तार करते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ ज़रूरत भी है कि क्वालिटी एजुकेशन भी हो, ताकि गुणवत्ता बनी रहे। केवल विस्तार से काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता जब तक नहीं होगी शिक्षा में तब हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं होंगे, कोई स्वरोजगार करने के काबिल नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और जितनी सुविधाएं शिक्षा में निरंतर बढ़ाई जाएगी और ये बच्चे तैयार होंगे तो जैसा कि हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ही इतना हो जाए कि वो स्वयं अपने राज्य का विकास कर लें, अन्य चीज़ों से उतना विकास कर लें, अन्य चीज़ों से उतना प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्षणिक होते हैं। लेकिन जब अगर मनुष्य तैयार हो जाता है, अच्छे जिम्मेदार नागरिक तैयार हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से समाज का विकास होता है, राज्य का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो इन दिनों जो अच्छी एक दौर चल रही है कि अच्छा दौर चल रहा है कि जिसमें स्कूली एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के भी, और वहाँ तमाम सुविधाएं दी जा रही है कि जिसमें बच्चे अच्छे तैयार हों। और जब बच्चे अच्छे तैयार होंगे तो विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जब आते हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ी सुविधा होती है उनके क्वालिटी एजुकेशन। सर, ग्रेडिंग जो है वो भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि नैक की रेटिंग्स और इन सब के मामले में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो हैं वो उस स्थान पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं जैसे बाकी राज्यों की स्थितियां हैं। ये एक चुनौती जाहिर तौर पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास इससे कायम होता है। इसको लेकर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह का रोड मैप होना चाहिए? हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि अब जैसे कि नेक की जो ग्रेडिंग होती है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत हो रही है और लगातार जो ग्रेडिंग अभी महाविद्यालयों को प्राप्त हो रहे हैं वो B के आसपास है। हमें एक्चुअल में हायर एजुकेशन में विशेष रूप से ध्यान देने की इस रूप में ज़रूरत है कि हमारे लैब अच्छे हों, हमारे लाइब्रेरी अच्छी हों, हमारे जो फैकल्टी अच्छे हों। ये कमी है, कई जगह के अच्छे फैकल्टी नहीं है, उसके कारण पढ़ाई नहीं हो पाए। कई जगह कमी है, स्टाफ की कमी लगातार है, चाहे वो लैब में हो और अन्य प्रकार की। उसको अगर हम पूरी करते हैं, अगर हम अच्छे लैब हमारे बच्चों को देते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं जो जर्नल्स है, लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, इसको देते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। इस पर जोर देने की ज़रूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी 6% खर्च करना चाहिए, हाँ, लेकिन देखा जा रहा है 4.6 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर हम शिक्षा में खर्च ही नहीं करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि क्वालिटी आ जाए तो ये संभव नहीं है। उसके लिए तो हमको ध्यान देना होगा और विशेष रूप से अगर फैकल्टी अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं तो अपने आप वो अच्छी तरह शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके साथ ज़रूरत है लैब वगैरह की, कई ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती है कि वहाँ टीचर नहीं है, ये तो कमी पूरी करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक है वो करके दिखाएंगे। वही हम कहते हैं कि अवसर देने की ज़रूरत है, सुविधाएं देने की ज़रूरत है। तो हम हमारे महाविद्यालय, हमारे स्कूल क्वालिटी, तो कुल मिलाकर अवसर देने की ज़रूरत है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ आंकड़े अगर बताएं तो जब स्थापना हुई थी तब 1 मेडिकल कॉलेज था और 2020 आते आते 8 मेडिकल कॉलेज हो गए थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो गुणवत्ता की बात जिसका जिक्र यहाँ पर वर्मा साहब कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जवाहर सूरी साहब के ये अगर इसको देखें, मैं चूँकि पलायन जो हो रहा है प्रतिभा का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 2000 के बाद 2022 में 22 साल गुजरे, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आज भी कुछ स्थितियां बेहतर हुई हैं या और बेहतर होने की ज़रूरत है? कि बहुत गर्व से कहना पड़ेगा कि अगर 2000 में 4 बच्चों का जन्म हुआ और आज वो सभी 22 साल के हैं तो छत्तीसगढ़ अग्रणी और बहुत आगे बढ़ चुका है। बाकी 3 अभी भी उतने नहीं हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। आगे की जर्नी और बहुत है। तो इसको मैं अगर 4 भागों में बांटूं कि पहला, जब नवजात शिशु था तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के नाम पे होली क्रॉस होता था और राजकुमार कॉलेज होता था और बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे। फिर जब बचपन आया, 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया और 1 किलोमीटर के रेडियस में प्राइमरी स्कूल, और तो उस तरह बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हो गई। उसके बाद 2019 में जब कोरोना आया, उसी वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और कोरोना में छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन काम किया डिजिटल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में और कॉलेज शिक्षा में।
और उसके बाद 2022 आत्मानंद की स्थापना, ये 4 मील के पत्थर हैं छत्तीसगढ़ में जो आज भी दिखते हैं। लेकिन गुणवत्ता की अगर बात करें तो मुझे 2022 में इस बात की खुशी है कि कम से कम कॉलेज स्तर पे 2 नैक ए ग्रेड हैं, रुंगटा और शंकरा दोनों ए ग्रेड हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की तो संतुष्टि है। मुझे सिर्फ तकलीफ जो आती है कि ये हम उसको अगर किसी तमिलनाडु से या किसी और से कंपेयर करें तो ठीक नहीं है, क्योंकि 22 साल पुराना राज्य है। हम गिरे हैं, हम उठे हैं, हम दौड़े हैं, हमने ख्याति हासिल की है। कई बार छत्तीसगढ़ कई मायने में नंबर 1 रहा है। तो ये जर्नी बेहतरीन है। पलायन की बात जो आपने की, उसमें मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब लोग छत्तीसगढ़ को पसंद करना शुरू कर दिए और रिवर्स पलायन होना शुरू हो गया कि लोग छत्तीसगढ़ वापस आना चाहते हैं। ये एक अच्छा सूचक है। लेकिन आगे अगर हम काम करेंगे, कर्मचारी यहाँ आए, उच्च कोटि के कर्मचारी यहाँ आए और स्किल लेवल यहाँ बढ़ाएं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर स्तर, नहीं तो वो पलायन वापस कर जाएंगे, उसकी ज़रूरत है। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, कुछ जो आंकड़े रखे हैं यहाँ पर शेट्टी जी ने, उससे कम से कम एजुकेशन की स्थिति। संजय जी, चूंकि 15 साल सत्ता में बीजेपी यहाँ पर थी और यहाँ पर हमने किसानों का भी जिक्र किया, एजुकेशन की भी जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरत है। इसके संदर्भ में क्या कुछ किया गया इस 15 सालों के दौरान और पूरे 22 साल के दौरान भी अगर इस सफ़र को देखें, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और सर्वप्रथम मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की स्थापना के 22 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ के समस्त लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में कल का एक जो दिन है, 1 नवंबर, हम समस्त छत्तीसगढ़ियों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है और विषय प्रासंगिक है। जिन विषयों को रखा है कि 22 वर्षों में हमने क्या पाया और आने वाले दिनों के अंदर में हम सब लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, किसी भी एक राज्य के विकास के लिए या राज्य किस तरीके से द्रुतगति से आगे बढ़े, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, सर्वांगीण रूप से काम करने की आवश्यकता है। हम किसी एक सेक्टर्स में काम करें और बाकी सेक्टर को छोड़ दें, उसके पीछे के कुछ और कारण हो सकते हैं कि क्यों हम एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ हमको प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश से अलग होकर, या मध्य प्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है, लेकिन आज उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी ये सुखद अनुभूति है कि जब ये 1 नवंबर 2000 का निर्माण हुआ, तब हम लोग युवावस्था की प्रारंभिक काल में थे, तो हमको एक ऐसा राज्य मिला जहां पर काम करने के अवसर, निश्चित रूप से चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक बेहतर अवसर हम सब लोगों को मिला। और मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो लंबे समय से काम कर रहे थे लोग, शायद मध्य प्रदेश में रहते तो शायद उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जो एक राज्य निर्माण के बाद में मिला। दूसरा विषय जो अभी यहाँ पर आया कि अन्य 2 राज्य जो साथ में बने थे, अन्य 2 राज्यों की तुलना में हम कहाँ हैं, ये अपने आप इस बात को प्रतिपादित करता है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 15 या हम कहें कि 4 साल और जोड़ लें 19 या हम 22 साल की बात करें, इन 22 वर्षों में लगभग सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के निर्माण के बाद और उसकी स्थापना के बाद सबसे जो प्रारंभिक जो आवश्यकताएं होती है, निश्चित रूप से किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मजदूर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक बेहतर वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जब मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ की चर्चा कभी ये होती थी कि गड्ढे की रोडें हैं, लोग जा नहीं पाते थे, रायपुर से बाहर निकलकर दूर तक नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अधोसंरचना का जो निर्माण इस प्रदेश ने जो किया है, आज पूरे देश के अंदर में एक चर्चा का विषय बना है। एक बेहतर राजधानी के रूप में जो रायपुर विकसित हुई, नया रायपुर विकसित हुआ है, आज एक चर्चा का विषय बना है। अभी यहाँ पर बातें आई कि निश्चित रूप से लोगों को आकर यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर में चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमने प्रारंभिक अवस्था में तो छत्तीसगढ़ को एक अच्छी कैटेगरी में लाकर यहाँ पर खड़ा किया है, प्रारंभिक राज्यों के अंदर में उसकी गिनती होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी इस राज्य के अंदर में काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा हमारे लिए जो एक धब्बा है, मैं धब्बा ही कहूँगा इस बात को, कि नक्सल एक अन्य राज्य या देश के दूसरे जो प्रांत हैं, दूसरे क्षेत्र में है, उनको ऐसा लगता है कि मानो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सल समस्याएं हैं, और शायद इसी वजह से छत्तीसगढ़ का जो विकास और तेज गति से हो सकता था, उसमें कहीं न कहीं बाधाएं आई हैं। इसलिए सरकारें जो भी है, आने वाली सरकारें, जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है, हम सबका ये दायित्व है
कि इसके लिए निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है ताकि एक बेहतर वातावरण बने और जो इन्वेस्टर हैं, जो उद्योगपति हैं, जो लोग हैं यहाँ पर आए। चिंता भी, शिक्षा भी दोनों भी किया कि यहाँ पर शिक्षा का ग्रेड बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति यदि हमारी प्रायोरिटी रहेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास के मामले में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ये हर एक राजनीतिक दल चाहता जरूर है किस तरह का काम हो, लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर में, सभी क्षेत्रों के अंदर में बराबर से समानांतर तौर पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को भी मैं जोड़ूंगा, रोजगार और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें समानांतर रूप से और सामयिक रूप से इस पर काम होने की आवश्यकता है। आज हम रोजगार की बात करें, यदि हम समाचार पत्रों को उठाकर देखते हैं, यदि 4 पद निकलते हैं तो उसमें 2 लाख आवेदन आते हैं, 2 लाख आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में हम कितने पिछड़े हुए हैं, इसलिए इस दिशा में भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि रोजगार सबको उपलब्ध नहीं हो सकते, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। इसके लिए हमको अन्य जो दूसरे प्रकार हैं उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। युवाओं को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकें, उनको हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकें कि वो अपने उद्योग स्थापित करें, वो अपने रोजगार स्थापित करें, इस दिशा में भी सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये सभी क्षेत्रों में यदि हम काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ की कल्पना जो हम लोगों ने की है और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस भाव के साथ में इसका निर्माण किया है, तो उस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। चलिए, यानी बहुत सारी अलग अलग विषयों पर सबको मिलकर काम करने की बात है। और उद्योगों का जिक्र किया, यहाँ पर हमारे बीच में उद्योगपतियों के रूप में भी कई मेहमान मौजूद हैं। नीलेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्यों, चूँकि आप यंग हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और तो किस तरह से देख रहे हैं इस विकास को जो उद्योग जगत ने अलग अलग सोपान को तय करते हुए किया है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि देखा जा रहा है, पिछले 22 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो टैक्स कलेक्शन होता था वो पूरे एमपी स्टेट और सीजी स्टेट इट वाज जॉइंटली, तो एमपी स्टेट में ज़्यादा फोकस किया जाता था, छत्तीसगढ़ को एक माइनॉरिटी के तौर पे देखा जाता था। पर लास्ट 15-20 ईयर्स में जो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि बिजनेसमैन आर ग्रोइंग, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तभी स्टेट को टैक्स कलेक्शंस आ रहे हैं, तो और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है। पिछले 22 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो किया है, 100 टाइम्स ग्रो किया है। छत्तीसगढ़ को जो कोई नहीं जानता था, आज बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया है इंडिया का। और उद्योग की बात करें तो आज छत्तीसगढ़ स्टील हब के नाम पे जाना जाता है पूरे इंडिया में। यहाँ से जितना कोल्स हैं, आयरन ओर्स हैं, सभी निकलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया आज स्टील का। यहाँ पे स्टील मंडी है, मंडी से रेट्स खुलते हैं और पूरे इंडिया में यहाँ से स्टील सप्लाईज हो रही है एंड इट्स अ वास्ट ग्रोइंग सेट। और अगर बिजनेसमैन को देखा जाऊँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखें, और आज हम चैम्बर से, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, हम 750 एकड़ में एक होलसेल कॉरिडोर ला रहे हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर होगा बिजनेसमैन के लिए। उस 750 एकड़ पूरे होलसेल कॉरिडोर में आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी और विद इन 1 to 2 ईयर्स ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, पूरी टोटली फोकस्ड होके और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो लिटरली छत्तीसगढ़ पूरे एशिया में सबसे बड़ा, मतलब इतना बड़ा नाम हो जाएगा कि एक ऐसे जगह में हर चीज़ आपको मिल सकती है। कीर्ति जी, अभी आपका जिक्र राजेंद्र जी भी कर रहे थे, और इसको अब किस तरह से देख रहे हैं? 22 साल बाद उन्होंने कहा कि एक ही फ्लाइट हुआ करती थी, आज एविएशन सेक्टर ने और टूरिज्म सेक्टर ने, छत्तीसगढ़ में चूंकि टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, आज आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ आज एक नए बहुत ही आगे निकल चुका है और पर्यटन और एविएशन ये दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। और ये इन दोनों इंडस्ट्री का विकास जो है ये एक किसी भी स्टेट के लिए आईना होता है, ये मिरर होता है। और एविएशन में तो आपने सबने देखा होगा, राजेंद्र जी ने भी कहा कि पहले एक फ़्लाइट होती थी और आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको अगर जाना है तो आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो क्रिटिकल से क्रिटिकल जो केसेस मेडिकल में आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में आप पहुंच जाते हैं। और जहां 300 यात्री महीने में ट्रैवल करते थे, वहाँ 1.5 लाख यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है छत्तीसगढ़ में। और मैं दूसरी तरफ बात करूँ पर्यटन की, तो पर्यटन में क्या है, 22 वर्ष थोड़ा सा कम होते हैं, इसको विकास करने के लिए 30-35 वर्ष लगते हैं।
लेकिन फिर भी 22 वर्षों में जो हमारे को रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ने कभी इसको प्राथमिकता में नहीं लिया है। मैं क्लियर बोलूँगा, किसी भी सरकार ने प्राथमिकता में नहीं लिया, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है, आज आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे देश की बैकबोन है, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ चल रही है। तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो है रिलीजियस टूरिज्म है, डेंस फॉरेस्ट है, बड़े बड़े वाटरफॉल है और एडवेंचर टूरिज्म है। तो अपने पास क्या नहीं है, ये है हमारे पास। उसके बावजूद भी जो है हम अभी पिछड़े हुए हैं। अगर टूरिज्म को थोड़ा सा हम डेवलप करेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, और एक टूरिस्ट अगर अपने स्टेट में आता है तो 13 लोगों को रोजगार देता है। ये बहुत बड़ा जो है ना, ये अचीवमेंट है। एक टूरिस्ट 13 लोगों को रोजगार देगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है, फॉरेन करेंसी का भंडार बढ़ता है। तो इसको डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि मेडिकल टूरिज्म पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म जैसे आप देखेंगे केरला में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, महीनों 2 महीनों जो है 2-2 महीने तक जो है टूरिस्ट वहाँ रहता है और रोज के $100-150 खर्च करता है। तो वो बस्तर है, हमारे पास मेन पार्ट है, जसपुर है, ऐसी 2-3 जगह ऐसी है जहाँ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करके मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर टूरिज्म पे हमने फोकस नहीं किया। एग्रीकल्चर टूरिज्म आप देखेंगे, हम जैसे बेंगलोर जाते हैं या कश्मीर जाते हैं तो वहाँ हम जाम खाते हैं, कहाँ से आया तो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि हम राजिम से लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ का जाम जो है वो वर्ल्ड फेमस हो रहा है। तो जो एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है उसको, ये एग्रीकल्चर टूरिज्म के माध्यम से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, बाहर के फार्मर्स को ला सकते हैं, यहाँ के फार्मर्स को भेज सकते हैं। तो ये भी एक टूरिज्म को डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। और मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि पर्यटन को अगर प्राथमिकता में लेंगे, उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में बताऊँ 22 वर्षों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हुआ है, एग्रीकल्चर में भी काम बहुत अच्छा हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा प्राथमिकता में अगर सरकार लेगी तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे और हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा और राज्य का विकास दिखेगा। जी, तो टूरिज्म पर काम करने की जरूरत है राजन जी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और आज की बात नहीं है, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। कहाँ आपको लगता है कि कमी रह गई और क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहें। कीर्ति को इस बात की जानकारी है कि मुझको 7 कॉन्टिनेंट घूमने का मौका मिला है भगवान की कृपा से, उसमें थोड़ा सा योगदान कीर्ति का भी रहा है। तो पर्यटन के लिए जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए, आप यहाँ से 12 घंटे का सफ़र करके जसपुर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और पिछले 2 साल में हमको इस बात का गर्व है कि हमने जगदलपुर चालू किया हवाई सेवा, हमने चालू किया बिलासपुर, और बहुत जल्द हम अंबिकापुर में चालू करने वाले हैं। जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए पर्यटन के लिए, जब तक वायु सुविधाएं नहीं होंगी तब तक आप ये कल्पना करें कि विदेशी पर्यटक आएँ और 12 घंटे का सफ़र करके उस स्थान तक पहुँचे, संभव नहीं है। तो पर्यटन की असीम संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। और उस दिशा में पिछली सरकारों ने भी थोड़ा बहुत काम किया, ये सरकार तो उसमें लगी हुई है पूरी तरह से। और इसीलिए राम वन पथ गमन जो बनाया गया है, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि उसको धार्मिक भी रहे और साथ में पर्यटन स्थल के रूप में भी उसको विकसित किया जा रहा है। चलिए, हम उद्योगों पर बात कर रहे थे। जी जी जी। पर्यटन शिक्षा रविशंकर विश्वविद्यालय में 1987 में सबसे पहले खोला गया था एमपी में, और राज्य बनने के पहले बिल्कुल शून्य वाली स्थिति थे। 6 साल तक मेंबर रहा। तो मैं यहाँ पे हमने छात्र छात्राओं के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से आज जो क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो रहा है उसमें विश्वविद्यालय की बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर इतना निश्चित है कि राज्य बनने के बाद में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, विकास की संभावना भी है। और जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि राम वन गमन पथ हो गया, कुशल माता मंदिर हो गया और जितने सारे हैं, तो सभी प्रकार के पर्यटन की एक अपार संभावना छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ पर्यटन का गढ़ है, उसको किस ढंग से विकसित करना है हम सबको मिलकर सोचना होगा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और सबसे बात करनी है सर। इंडस्ट्री को लेकर बात करें अगर, तो कहाँ पर देख रहे हैं आप? जहाँ तक उद्योग की बात है तो किसी भी राज्य के विकास में उद्योग के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार उद्योग की तरफ से मिलता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को उद्योग देता है। छत्तीसगढ़ की बात करें 2000 में और आज 2022 में तो ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले में। स्टील हब के रूप में छत्तीसगढ़ आया है। यहाँ पे मिनरल्स हैं, मिनरल रिच स्टेट है, बॉक्साइड है, आयरन ओर है, कोल है, टिन है, 44% फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड
यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जो एक्सपोर्ट भी होता है। बहुत सारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बने हैं और यहाँ का स्टील पूरे डोमेस्टिक में और एज वेल एज एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आया है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं सोचूंगा कि इसमें और डेवलपमेंट निश्चित रूप से आएगा, बट जो लगता है कि आईटी इंडस्ट्री जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई बड़े आईटी इंडस्ट्री नहीं है तो वो आनी चाहिए। वो उसमें रोजगार, युवाओं का रोजगार बहुत मिलता है, उससे मॉल, रिटेल, ये सब सेक्टर का विकास होता है। तो आईटी इंडस्ट्री आनी चाहिए। 2-3 सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि और जिसकी और होगा तो लॉजिस्टिक ये में यदि हम और काम करें तो इंडस्ट्री को एक अच्छा सपोर्ट, लॉजिस्टिक का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से होता है तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा और वर्क करें तो अच्छा होगा। अभी इस सरकार में एक स्टील पॉलिसी आई है जो कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिए हैं। इसका अच्छा एडवांटेज यहाँ के लोकल जो उद्योगपति है उनको मिल रहा है और सभी लोकल उद्योगपति बाहर से नहीं आके लोकल उद्योगपति नए एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं, नए ग्रीनफील्ड पर प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में उद्योग के रूप में बहुत डेवलपमेंट हुआ भी है और आगे और होगा। जी हमारे साथ में रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं सिंघानिया जी। बहुत कुछ जब ये राज्य मिला था तो एक तरह से रॉ स्टेट था और उसके बाद बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हो भी रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं रियल एस्टेट में आने के पहले सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि मैं यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं पला बड़ा, तो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, हम अगर उस वहाँ से स्टार्ट करें तो आज से 10 साल पहले, मतलब 2010 में भी, 2012 में भी जो छत्तीसगढ़ की पहचान एक नहीं बन पाई थी। तो पिछले 20-22 सालों में जो छत्तीसगढ़ की खुद की एक आइडेंटिटी है, हम पहले आज से 10-20 साल पहले, 15 साल पहले जब भी कहीं बाहर जाते थे लोग यही नहीं समझ पाते थे कि छत्तीसगढ़ है कहाँ, झारखंड से कंफ्यूज होते थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस छत्तीसगढ़ के 22 साल की ये है कि हमारी एक पहचान बनी है। हमारी बोली को लोग जानने लगे, हमारे त्योहारों को लोग पहचानने लगे, हमारे खेलकूद की, आज खेलकूद ओलंपिक होने लगा। तो इस तरह की चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम समय में। जैसे कि कई हमारे अनुभवी स्पीकर्स ने भी कहा कि 22 साल के यंग नौजवान की पहचान इतनी अच्छी हो जाना अपने आप में, और न केवल पहचान बल्कि लोग जब पहले रायपुर आते थे या छत्तीसगढ़ में कहीं आते थे तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कनेक्टिविटी इशू था, रोड्स के इशू थे। आज शहर रोड्स के कारण, मॉल्स के कारण, ग्रीनरी के कारण, एयरपोर्ट्स के कारण, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स, नया रायपुर, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड में 3rd-4th सिटी में इसका नाम जाना जाता है। तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। जो यहाँ के शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एक छोटे शहरों के रूप में देखे जाते थे, आज महानगर रायपुर में हम देख रहे हैं पिछले 20-22 सालों में जो लोग रायपुर में आए हैं ये एक तरीके से मुंबई है। हम पहले मुंबई की बात करते थे, मुंबई में लिविंग हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। रिवर्स माइग्रेशन का समय आ गया है। और जब कोविड का समय आया लोगों ने रियलाइज़ किया, जो लोग यहाँ के मूल रूप से थे और वे कहीं बाहर बड़े सिटी में या दूसरी कंट्री में काम कर रहे थे, उन्होंने रियलाइज़ किया। कई लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में आज रायपुर में रह रहे हैं और जो कोविड के समय उन्होंने डिसीजन लिया। उन्हें नहीं मालूम था कि रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ में इतना बदलाव आया है और ये पॉल्यूशन फ्री, अच्छे लोग, भले लोगों के बीच में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजनेबली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफकोर्स देयर इज़ अ गुड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमें मास्टर प्लान को सही रूप से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। MR रोड्स जो हैं वो सही रूप से बनाने की ज़रूरत है, वो स्कोप डेफिनेटली है। और इलीगल कॉलोनाइजेशन को रोकने की ज़रूरत है ताकि बेतरतीब विकास नहीं हो। मेन रोड्स में सही तरीके से कमर्शियल जोन डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आज पूरी कॉलोनीज एक हॉरिजॉन्टल शॉप्स में कन्वर्ट हो गई है, इसमें कैसे रोक होगी वो देखने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली एक छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी पहचान, एक अपनी खुद की शैली, एक खुद का अपना नाम हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और रियल एस्टेट ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो लोग पहले, हम तो गली मोहल्ले में यहाँ पे रहे हुए हैं, वो लोग अब कॉलोनी में, क्लोज कैंपस में रहना चाहते हैं और वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वो ऑप्शन ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से है। राज्य जब स्थापित होता है तो रोटी कपड़ा और मकान सबसे अहम ज़रूरत है और मकान सबसे महत्वपूर्ण है। मकान के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस 22 सालों के दौरान क्या उन सपनों को पूरा कर पाने में हम लोग कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना और काम करने की ज़रूरत है?
हम डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि आज से 22 साल पहले उस समय रियल एस्टेट में बहुत कम ऑप्शंस थे। मकान बनाने की स्थिति, रेडीमेड मकान बनाने की स्थिति थी नहीं, क्लब्स थे ही नहीं। छत्तीसगढ़ क्लब को छोड़ के कोई क्लब नहीं था रायपुर में। स्पोर्ट्स के मैदान बहुत लिमिटेड सुविधाओं के साथ थे। तो आज रायपुर में इतनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं, लोग वहाँ पे मूव करना चाहते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों का विकास देख रहे हैं। वहाँ सेमी ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। तो आज न केवल घर बल्कि एक जीवन शैली लोगों ने प्राप्त की है छत्तीसगढ़ में, जो पूर्व में नहीं थी, जो बहुत बड़ी लैकिंग थी। और मुझे लगता है यहाँ आज का बच्चा, यहाँ का सिटीजन आज किसी भी इंडिया में किसी भी सिटी के बराबर है। उसका डेवलपमेंट कहीं किसी से कम नहीं है। उसके पीछे अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट विद गुड एमिनिटीज इंटीग्रेटेड कैंपस का है। डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए स्वास्थ्य के सेंटर में बात कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत से ही लगातार बात हो रही थी, लेकिन चूंकि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पर बात करनी थी, आप स्वास्थ्य के साथ साथ समाज के अलग अलग से में जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है और सबसे बुनियादी ज़रूरत के हिसाब से भी है। स्वास्थ्य में कितना काम हुआ है, कितना करने की ज़रूरत? देखिए, किसी भी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में हमारे शिक्षाविदों ने बताया। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मुझे लगता है कि उसमें एक आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। नए ज़िले बने हैं, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब जहाँ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अब 10 से 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे आने वाले सालों में। हमें लगता है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में और चिकित्सा शिक्षा में अब मजबूती देने की ज़रूरत है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ ने कोविड समय में बहुत बड़ी परीक्षा दी और स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर खरी उतरी परीक्षा में। आने वाले दिनों में जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं कि हम एक छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में विकसित कर सकें। मेडिकल टूरिज्म की बात की कीर्ति भाई ने और बाकी शिक्षाविदों ने। मुझे लगता है कि मेडिकल टूरिज्म को बहुत सार्थक रूप में लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पहले हम देखते थे कि एक सीटी स्कैन के लिए और न्यूरो सर्जरी के लिए हमको मरीज को नागपुर में शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएँ हैं। डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपनी अपेक्षाओं में खरा उतरा है। लगातार इसका विकास हो रहा है। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छी चिकित्सा शिक्षा लेने के बाद यहाँ पर काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके काम करने के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 22 साल का छत्तीसगढ़ एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की दृष्टि में। हमें उस बात को समझना होगा कि हम यहाँ पर जो टीचर्स हैं, डॉक्टर वर्मा ने बात की कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी रुके और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, तो हमें यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने की ज़रूरत है। कार्य का वातावरण बनाने की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ पर रुकें, यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोगों को वो स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएँ और मेडिकल कॉलेजेस में काम करें। यहाँ के जितने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं वहाँ पर यदि फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, हम राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक यहाँ पर लाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छे मेडिकल हब के रूप में विकसित हो सकेगा। सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सुदूर अंचलों में यदि शिक्षा और स्वास्थ्य हम दे पाएँ तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सार्थकता इसी में है कि हम अपने आदिवासी भाइयों को और सुदूर अंचल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुलभ शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं दे पाएँ। तो छत्तीसगढ़ वास्तव में विकसित तभी कहलाएगा जो इस प्रकार की सुविधाओं में दूरस्थ अंचल के लोग वंचित न हो सके। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, वहां पर जिला अस्पताल भी अभी विकसित होने हैं क्योंकि नए जिले बने हैं। आने वाले दिनों में हमारे जो युवा डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, करीबन 2000 डॉक्टर्स प्रतिवर्ष मिलेंगे। पहले 100 के आसपास मिलते थे जब छत्तीसगढ़ बना। तो युवा डॉक्टरों के चिकित्सा शिक्षा के अवसर यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेडिकल टूरिज्म हमने देखा कि कलकत्ता और नागपुर के बीच में सबसे बड़ा शहर है मेडिकल सुविधाएं देने की दृष्टि से। और न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि सतना, रीवा, शहडोल, विदर्भ के आसपास के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश और बिहार से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि हम यहाँ पर एक
बहुत अच्छा विकसित चिकित्सा तंत्र दे सके। कुपोषण भी एक बड़ी समस्या, राजेंद्र जी ने जिसका जिक्र किया था कि एक बड़ी चुनौती है। किसी भी राज्य के लिए एक बड़ा दंश होता है कुपोषण, अगर उस राज्य में है। काम हो रहा है, कितना काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से करने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि कुपोषण सीधा सीधा हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बच्चों और महिलाओं में, हमारे बहनों में जो खान पान पे ध्यान नहीं दिया गया वो बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट करता है। और खान पान यदि अच्छा होगा तो हम अपने कुपोषण को सुधार पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि किसी सरकार ने इसको नक्सल समस्या से बड़ी समस्या माना है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक भी एक बड़ी समस्या मानकर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में कुपोषण पे बहुत काम हुआ है। महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में कुपोषण पे बहुत फोकस हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे समाज शास्त्रियों और शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका इसमें सकारात्मक होगी। हम उस समस्या को पहचानें और उसको दूर करने की कोशिश करें। कुपोषण हमारे खराब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब तक हम कुपोषण को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम अपने स्वस्थ समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर बात करने के बाद हम अगले पड़ाव में खेल के साथ साथ कला संस्कृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी। और खेल की अगर बात होती है तो नीता डुमरे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। नीता जी, उस दौर में जब आप गई, उसके बाद 22 साल बीता है राज्य की स्थापना के बाद, खेलों के संदर्भ में कितना काम हुआ है, कितना करने की ज़रूरत है? चूँकि बहुत बड़े नाम नीता डुमरे जैसे या सबा अंजुम जैसे और कोई नाम निकल के सामने आए नहीं है इस लंबे अंतराल में। क्या वजह मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? जी, ये मैं कहना चाहूँगी कि जब हम मध्य प्रदेश में थे तब जैसे कीर्ति भाई अभी कह रहे थे कि दिल्ली के लिए 3 दिन में एक ही फ्लाइट 3 दिन लग, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मुझे जाना होता था बेंगलोर तो मैं रायपुर से नागपुर, नागपुर से एक छोटा सा स्टेशन होता था जल्लारपेट, रात को 3 बजे वहाँ उतरती थी, सुबह 6 बजे मुझे एक लोकल ट्रेन मिलती थी। तो ये भी हमारा संघर्ष था कि हमें आने जाने की सुविधा नहीं थी और 3-3, 4-4 दिन हम लगातार सफ़र करते थे उन दिनों में। और आज की डेट में आप देखते हैं तो कहीं भी जाने के लिए 12 घंटे मैक्सिमम यहाँ पे लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जहाँ रेल आई, रेल के पहिए चले और वो विकास दिखाता है। उसके बाद ये कहना चाहूँगी, मैं आपके मुद्दे पे थोड़ा सा लेट आना चाहूँगी। विकास की बात जब हुई तो वाकई मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ। जब मैं खेला करती थी, मैं राजेश चौहान, कविता दीक्षित, किरण अग्रवाल और तंद्रा राय चौधरी, ऐसे ही कुछ नाम थे बहुत गिने चुने जो हम अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे थे और हमारे लिए सुविधा का कोई नाम नहीं था। कभी कभी तो मेरे साथ ये भी हुआ कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से लड़की कोई हॉकी खेलने नहीं आई और ये रायपुर से कैसे आ गई। लोगों ने ये भी सोच के मुझे टीमों से निकालने की भी कई बार कोशिश की। तो इस तरह का हम लोगों के साथ भेदभाव का जो एक वो वातावरण था वो बहुत हुआ करता था। खेलों का विकास के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे समय में तो ग्राउंड था नहीं, लाल बजरी का पुलिस ग्राउंड था जिसमें हम प्रैक्टिस किया करते थे और उस पर प्रैक्टिस करके हम इंटरनेशनल लेवल के टर्फ पे परफॉर्म किया करते थे। बहुत बड़ा एक गैप था, लेकिन फिर भी हमने उसको पाटने की कोशिश की। और जब छत्तीसगढ़ बना कि तो यहाँ के प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला खेलने का, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की टीमों में अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आपको एक अपना राज्य मिला जहाँ आप खेल कर उसको आगे बढ़ा सकते थे। हॉकी की बात कहूँगी तो हॉकी में शून्य था जिसको हमने कोशिश की कि कहीं भरा जाए और उसको उस कोशिश के तहत हमें ये रेणुका यादव मिली जिन्होंने ओलंपिक खेला। आकर्षी कश्यप बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि खेल एक बहुत ही टफ विधा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आज ये खिलाड़ी को ग्राउंड पे भेजा और ये ओलंपिक खेलेगा। बहुत समय लगता है खिलाड़ी को बनने में और उसमें समाज का भी बहुत योगदान होता है। और जैसी एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो अगर निरोगी काया नहीं है तो हमारा उद्योग हुआ, हमारा एजुकेशन हुआ, हमारा कोई भी चीज़ जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर आपके सामने नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती है। जैसे कुपोषण की बात कही, बच्चा खेलने जाता है तो वो ज़्यादा डाइट इंटेक करता है, ज़्यादा खाता है। तो एक स्वस्थ जो देश का इंडेक्स भी होता है कि आपका यूथ जो है 22 साल का जवान छत्तीसगढ़ है, अगर उसका एक युवा खड़ा होता है सामने कि वो बहुत बलिष्ठ है, अच्छा है, तगड़ा है, तो अपने आप ही एक जो विकास उसके पीछे आता है।
अभी आप देखिए नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गोल्ड मेडल लाया, तो हम पूरा भारत उसके पीछे कितना सबको लगा कि ये भाला हमने ही फेंका है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से और इस तरह से खेल पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में पिरोता है और बांधता भी है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत यहाँ पर की गई है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो वो जो जीवन होता है, तो दूसरी औरत यही कहती है कि क्या वो खेलने लगा। तो एक खेल जो है वो माँ के पेट से शुरू होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये मानना चाहूँगी कि इस देश के मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को एजुकेशन के साथ, पोषण के साथ खेलों की भी सुविधाएं और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ये बहुत हद तक कम है, अभी बहुत हद तक कम है, मतलब राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, भिलाई यहाँ तक सीमित है। अभी एक मानु ध्रुव करके लड़का है, अबूझमाड़ का लड़का है, जिसने लगातार हर इवेंट में 10 में 10 में 10 में 10 पाया है। और मुझे उसका वीडियो देख के इतना अच्छा लगा कि वहाँ भी हमारे पास लोग हैं ऐसे कि जो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा सकते। वहाँ तक जैसे अभी बोला कि हम लोग नहीं गए हैं, कई मामलों में हम नहीं गए, तो खेलों के भी मामले में हम लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर खेलों के मामले में वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। जब मध्य प्रदेश था तब कई सारी चुनौतियाँ थी, और उसके बाद जब राज्य बना तो उसके बाद खेलों के संदर्भ में काम हुआ है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। चूँकि हम कला संस्कृति की बात करें, हमारे साथ में खास मेहमान भी मौजूद हैं। संतोष जैन साहब हैं। संतोष जैन साहब, मोर छैया भुइयाँ से लगाकर बुलंद मेज़ तक का जो सफ़र है, इसको किस तरह से देखते हैं? जब ये राज्य बना और जिनने भी संघर्ष किया, और स्वर्गीय अटल जी ने तो राज्य बनाया, तो उसके पीछे कारण ये था कि यहाँ के जो सपने हैं, यहाँ के आवाम के, यहाँ की जनता के, यहाँ के लोगों के, वो पूरे हो। और फिल्म जो है, क्योंकि मैं फिल्म क्षेत्र से आता हूँ, तो हम लोग ड्रीम मर्चेंट हैं। सपनों को लोगों तक पहुँचाना और दिशा देना। और मैं अगर फ्लैशबैक से 22 साल में क्या हुआ इसकी बात करूँ 60 में, तो मुझे कादर खान के एक नाटक की याद आती है जिसका टाइटल था बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 22 साल में जो छैया भुइयाँ का सफ़र शुरू हुआ, कुछ समय तक चला, 2-3 साल तक, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी जो थी पूरी बॉम्बे से आती थी। सेलुलाइट पे फिल्में बनती थी, 8mm 16mm के कैमरे आते थे, फिर प्रोसेस बम्बई होता था, बहुत लंबा प्रोसेस था, डबिंग वहाँ होती थी, सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद भी हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने संघर्ष किया और लगातार चलते रहे। उसके बाद जब एक डिजिटल दौर शुरू हुआ, जिससे माया फिल्म बनी और भी कई फिल्में बनी, आज तक बन रही है डिजिटल फॉर्म में, तब थोड़ा सा एक गति वापस आई। और डिजिटल आने के बाद में हम लोग लगातार जोगी के समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि जब राज्य में सारी नीतियां बन रही है तो फिल्म की नीति बनी। तो जोगी सरकार के समय फिल्म विकास निगम बना, परेश बाग बहरा उसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वो कोई खास उपलब्धि नहीं हो पाई। उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लगातार संघर्ष हुए, लगातार मांग हुई कि फिल्म विकास निगम बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण था, लोग हम लोग से दूरी बना के रखते हैं फिल्म वालों से, कि शायद हम लोग पता नहीं क्या बगावत पैदा कर देंगे आवाम में या क्या करेंगे। 14 साल तक हमारी बातें नहीं सुनी गई, और जाते जाते मेहरबानी हुई हमारे ऊपर कि जिस समय सरकार जाने वाली थी साल 6 महीने में, तब फिल्म विकास निगम का गठन हुआ, जिसका हमको कोई लाभ नहीं मिला। अगर उपलब्धि की बात करूं तो अब इस सरकार ने फिल्म विकास नीति बनाई। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, माल्स में हमारी फिल्में नहीं लगती थी, माल्स के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। और ये पहली इंडस्ट्री है जो आज की तारीख तक कि बिना किसी सब्सिडी के, बिना किसी सरकारी मदद के 200 फिल्में हम लोग बना चुके हैं, और एक फिल्म से हम लोग कम से कम 200 लोगों को रोजगार देते हैं। आज फिल्म नीति बनने से ये उपलब्धि हुई है कि आज अक्षय कुमार से लेकर और सोनी लाइव तक यहाँ पर आके शूट कर रहे हैं। फिल्म नीति ऐसी बनी है। आज हमने ये दिखा दिया, हमारे मनोज भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, कि हम लोग यहाँ के इक्विपमेंट से, यहाँ के संसाधनों से एक नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म भी बना सकते हैं। न्यूट्रल फिल्म भी यहाँ बनी है। तो आज ये हमारी उपलब्धि है कि अब हमको मुंबई नहीं जाना पड़ता, केवल टाइटल और सेंसरशिप पे जाना पड़ता। तो एक प्रोग्रेस तो हुआ है, भले 22 साल में हुआ है, बहुत देर से ये हुआ है, लेकिन अब हमको उम्मीद ये जग गई है कि जिस तरीके से बम्बई के लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े सीरियल बन रहे हैं, और इंटरनेशनल और ऑस्कर में जाने वाली फिल्में यहाँ, जैसे मैंने बताया न्यूटन यहाँ पे शूटिंग हुई, यहाँ की बुलंद अभी नेशनल अवार्ड लेके आई चुकी है। हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास में पूरी ऊर्जा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
कलाकार हैं यहाँ पर, सारे लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियंस यहाँ के बहुत अच्छे, सब कुछ है। अब गेंद जो हमारी है वो सरकारी पाले पे है। हमारी मांग है कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, देखिए हमारी फिल्में जो मेलों ठेलों में लगती है वो लाखों का बिजनेस करती है मेलों में, मतलब लोग आके देखते हैं। यहाँ जब पिक्चर हमारी लगती है तो 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर से लोग आते हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्में देखते हैं। और अगर सरकार ये दम करती है कि छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को जिंदा रखना है तो सबसे बड़ा माध्यम आज के साहित्य है और दूसरा फिल्में हैं जो जिंदा रखेंगी। तो हमारी मांग ये है कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, पंचायत स्तर पे छोटे छोटे टाकीज, जैसे साउथ में अम्मा थिएटर्स, वैसे थिएटर हम मेहतारी थिएटर खोलिए, काका थिएटर खोलिए आप, उसमें 100 सीटर 200 सीटर की बनाइए ताकि हमारी फिल्में तो लोगों तक पहुंचे, रोजगार भी मिले, शासन को उससे रेवेन्यू भी मिलेगा। और हम लोगों ने तो प्रूफ कर दिया कि हमारे पास सारी चीजें हैं और सरकार को भी प्रमाणित करना होगा। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को जो है बहुत कुछ आगे बढ़ने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका दर्द भी था हालांकि कि लंबे समय तक मांगे नहीं मानी गई, खैर उस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मनोज जी, चूंकि बुलंद मेज का जिक्र भी हुआ, आपकी एक ऐसी फिल्म जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार तो दिलाया, मॉल में फिल्म लगी मल्टीप्लेक्स में और वहाँ पर सिल्वर जुबली उस फिल्म ने कंप्लीट की, ये वाकई में छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन उसके लिए आपने निजी तौर पर भी अलग तरह का संघर्ष किया। तो ये जो तमाम चीज़ें जिसका जिक्र अभी संतोष जी भी कर रहे थे, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ 2000 में जब बना और मोर छैया भुइयाँ आई, तो बाकी सारे उद्योग की अगर हम बात करें या बाकी जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस चल रहे थे पहले, वो मध्य प्रदेश के समय से चलते आ रहे थे। तो अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहें तो फिल्म उद्योग के लिए ये 22 साल जो है वो शैशवावस्था हम कह सकते हैं, हम इसको शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ज़ीरो से हमने शुरू किया, जिस समय यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे फिल्म के लिए, किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई स्टूडियोज़ नहीं थे, कैमरेज नहीं थे, ट्रॉलीज नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो खुद से सीख करके और इस यहाँ तक पहुँचना, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से हमने गति उसको दी है। और जैसा कि संतोष भैया ने ये बात कही कि किस तरीके से हम इन समस्याओं से भिड़ते लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, वो एक बहुत लंबी कहानी है। मैं कहूँगा कि भूलन के लिए अगर हम 5 साल या 7 साल लगातार वेट किए कि वो कब फिल्म हम उसको ला सकें, और नेशनल अवार्ड लेने के बाद भी उस फिल्म को लगाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ज़ीरो से शुरू करके हम जिस जगह तक आज आए हैं, तो विकास तो बहुत दूसरे क्षेत्रों की अगर हम अपेक्षा में देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए हैं, चाहे इकोनॉमिकली देख लीजिए, बिजनेस वाइज देख लीजिए, या फिल्मों की संख्या के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 2000 में अगर 1-2 फिल्में बनती थी तो आज हर साल कम से कम 20 से 25 फिल्में यहाँ बन रही हैं। और अभी जो गवर्नमेंट की नीति आई है उससे हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अब पूरे देश का जो ध्यान है, या बॉलीवुड का अगर मैं कहूँ तो उसका ध्यान जो है वो अभी यहाँ के जो वर्जिन लोकेशंस हैं उसके ऊपर में है, क्योंकि इस तरीके के लोकेशंस अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं नेशनली। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हद तक के हम लोगों ने एक प्रोग्रेस किया है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि जो थिएटर्स की कमी है, जिस पर अभी बात चल रही कि हम फिल्में तो बना ले लेकिन दिखाएंगे किसको, तो ये भूलन पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑल इंडिया रिलीज हुई, तो वो एक बड़ा एक ये खुला। दूसरा, उस समय हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में नहीं लगती थी, अब ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में लगने लगी हैं। नीति के तहत बहुत सारी सब्सिडीज़ की बात हो रही है, हालांकि नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम सरकार से इस बात की भी दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से कि वो नीति जल्दी चालू करें, ताकि जो लोगों को सब्सिडीज़ नहीं मिली है वो आए, और जो बाहर से जो हिंदी फिल्मों का काम यहाँ पे हो रहा है या वेब सीरीज़ यहाँ शूट हो रही हैं, उससे हमारे यहाँ के जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नीति को लाने के लिए। जी, तो नीति तो लाई गई है, लेकिन उस नीति को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये बहुत महसूस शिद्दत से यहाँ पर बात कही जा रही है। और बड़ी उम्मीदों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो सरकार की तरफ, जिम्मेदारों की तरफ देख रहा है। मीर अली मीर साहब अभी चूंकि जिक्र कर रहे थे कि साहित्य और फिल्म, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ किसी भी राज्य की सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चूँकि साहित्य से जुड़े हुए हैं, बहुत अलग तरह का काम आप लगातार कर रहे हैं। आपने मशहूर कविता जो लिखी है नंदा जाही का है, आपको 22 साल बाद आज भी क्या लगता है
उसी बात पर, या आपको लगता है कि नहीं अब ठीक दिशा में जा रहे हैं? सबले पहली तो जय जोहार। हमर तो अत के सपना है कि सबो मौका में हमर छत्तीसगढ़ के भाग जागए। सबो मौका कहे के मतलब ये है कि पहली जब राज बनिस तो हमला IAS मुख्यमंत्री मिलिस, फिर डॉक्टर के रूप में एक मुख्यमंत्री मिलिन, और अभी एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सेवा करे थे। तो काली राज्योत्सव के उपलक्ष्य में मैं अपन महतारी के थोड़ा पाँव परलों गीत के माध्यम से कि गुणवंतिन दाई मोर धनवंतिन दाई मोर मैया पैया लागो तोर भरे कटोरा धान के, भरे कटोरा धान के तोर चर्चा रहा शोर। गुणवंतिम दाई मोर धनवंतिम दाई मोर मैया पैया लागो तोर के होत बिहनिया कुआं बावली पनिहारिन के फेरा औखन कचरा है चूरी खिनुआ झमकत रहा बेरा के होत बिहनिया कुआं बावली पनिहारिन के फेरा औखन कचरा है चूरी खिनुआ झमकत रहा बेरा और छलक छलक हौला के पानी, छलक छलक हौला के पानी चरण पखारे तोर। गुणवंतिन दाई मोर धनवंतिन दाई मोर मैया पैया लागो तोर। ये साहित्य में जब हम अपन छत्तीसगढ़ लेके चलथन तो भाषा बोली के ऊपर जब बात होते तो सबो सरकार जबले हमर राज बने हैं ओखर पहली हमन कहत रहे अबड़ दिन पहायन संगी पंग पंगागे ना और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। तो वो कल्पना ला साकार करत सरलग जैन भी सरकार हमर छत्तीसगढ़ में आइन अपन अपन साधन और सुविधा के अनुसार से काम उखर करत चलत है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भाषा के तरफ जैन विकास ये साल आप देखो जबले नवा सरकार बैठे है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के ही चुनाव नहीं हो पाए ओखर ये सबसे बड़े बात है। तो मैं चाहता हूँ कि भाषा ऊपर काम करना है, साहित्य ला उजागर करना है तो साहित्यकार मन को घलो ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चल के हम छत्तीसगढ़ साहित्य के माध्यम से भी अपन पूरा देश दुनिया में नाम जगावे। काबर के अभी छत्तीसगढ़ स्वच्छता में देश में नंबर 1 जब सरलग प्राप्त करत है तो भाषा के ऊपर भी काम होना चाहिए। यही साहित्य के हम मन के सपना है और इखरे हमारा आपके IBC 24 के माध्यम से निवेदन करना चाहता जी। तो भाषा साहित्य और बोली का विकास हो बेहतर तरीके से, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ में कर्मचारी नेता भी मौजूद हैं। कमल जी, लंबा इंतज़ार करना पड़ा लेकिन जाहिर सी बात है एक ऐसा वर्ग है जो लगातार अपनी मेहनत के ज़रिए अलग तरीके से राज्यों की जो कल्पना है इनके बगैर संपूर्ण नहीं हो पाती। कमल जी, किस तरह से देखते हैं कर्मचारियों का योगदान इस 22 साल के दौरान और आगे आने वाले समय को? सबसे पहले मैं IBC 24 को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने कर्मचारी जगत की समस्याओं को लेकर मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। अभी यहाँ पर जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं सबने बताया कि छत्तीसगढ़ 22 साल में कितना विकास किया है और इस बात को हमको समझना होगा कि अलग अलग क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार ने बनाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो, जो भी योजनाएं हैं उसको बनाने वाले हैं इस प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी। जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे और जब छत्तीसगढ़ में आए तो हमको ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है काफ़ी संपन्न राज्य है और यहाँ पर जो है जो मध्य प्रदेश की तुलना में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा हमको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद किए थे। लेकिन विगत महीनों से आप देखे होंगे गत माह जो है हमने जो है एक बड़ा आंदोलन हमने खड़ा किया था यहाँ पे महंगाई भत्ता और HRA के लिए, गृह भाड़ा भत्ता के लिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है जो कर्मचारियों की जो समस्या है उसको भी प्राथमिकता में लेना चाहिए। कल ही आपने देखा कितने सारे निगम और बोर्ड का गठन हुआ है, उससे पहले भाजपा सरकार में भी बहुत सारे निगम बोर्ड का गठन हुआ है। तो कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया जाता? कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निदान करने के लिए पहल क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पर प्रदेश में 2004 में जो है पुरानी पेंशन योजना की जगह नवीन पेंशन योजना लागू की गई।
उसके बाद अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हमने उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहते हैं। लेकिन विगत 4 वर्षों में जो अन्य वर्गों के लिए जो काम हुए हैं वैसे ही काम यहाँ पे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी होना चाहिए, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा। जैसे केंद्र में जब भी अलग अलग वेतन आयोग बना है, 6वें वेतन आयोग हो या 7वें वेतनमान का जो आयोग है, प्रदेश में उसे लागू किया गया, लेकिन आधा अधूरा लागू किया गया। उसमें जैसे महंगाई भत्ते है उसको शामिल नहीं किया गया, यात्रा भत्ता है उसको शामिल नहीं किया गया, गृह भाड़ा भत्ता है उसको शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। यहाँ पर हमारे बहुत सारे वर्तमान सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण प्रवक्तागण यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से भी मैं आपके माध्यम से भी सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं कर्मचारियों का, उन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। जी राजेंद्र जी, आपकी तरफ बहुत सारे तीर चले हैं। एक तो कर्मचारी कल्याण बोर्ड की बात हुई है, छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग भी बड़ी उम्मीद भरी निगाह से आपकी तरफ देख रहा है, पर्यटन क्षेत्र भी आपकी तरफ देख रहा है। चूंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए जो आवाज़ यहाँ से उठ रही है वो सही मंच तक पहुँचेगी, ताकि आगे मुकम्मल रूप से सही दिशा में काम हो पाएगा। हमारे बीच में जयंती जी भी हैं। जयंती जी, हम चूंकि अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे थे, राजनीति में युवाओं को मौका देने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि मैं एक युवा हूँ, और मैं जब अपने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया तब 26 वर्ष का था, और जब मैं पार्षद बना तब मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर में हमें युवाओं को जो मौका मिलना चाहिए, उस क्षेत्र में काफ़ी लोग अपने अपने कामों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब पार्षद बना तब मुझे ऐसा लगता है कि जो युवाओं को मौका मिलना चाहिए वो उस समय मिलता था, लोग उनको मौका देने को तैयार थे। हम सब ने अपने छोटे से जीवन के कार्यकाल में इतना काम करने की कोशिश की कि हमारे क्षेत्र के अंदर जब मैं पार्षद बना तो मुझे मालूम है कि नगर निगम के अंदर में जो हमारा बजट था वो 22 करोड़ रुपए का था, और आज मैं देखता हूँ कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नगर निगम का है। युवाओं को इस क्षेत्र के अंदर में सेवा के माध्यम से आना चाहिए, और युवाओं को अगर हम इस क्षेत्र के अंदर आने के लिए प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जब युवा आएगा तो जो नीतियाँ बनेगी उसके अंदर भी युवाओं का प्रतिनिधित्व होगा, और जब युवा इस देश की बागडोर संभालेगा तो इस देश का जो युवा धन है वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। जो विकास की बात थी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ने विकास तो बहुत किया है, लेकिन क्या विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की, लेकिन क्या सरकार की जो एजेंसियां हैं उसमें प्रगति हुई? क्या हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट प्रगति को ही सरकारी शिक्षण क्षेत्र की प्रगति मान लिया है? क्या हमारे सरकार की स्कूलें जो है क्या इस स्तर पर है कि हम हमारे देश के युवाओं को शिक्षा दे पाए? क्या सरकार के स्वास्थ्य की जो हमारी एजेंसियां हैं उसके अंदर क्या योग्यता है? इसीलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत सरकार को अपनी एजेंसियों को भी मजबूत करने की आवश्यकता। हमारे साथ में कृष्णा दास जी हैं, हमारी ही बिरादरी के हैं, इसलिए मैंने हक से आपको इंतजार कराया आखिर तक। अब चूंकि सारे सेगमेंट्स पे हमने हमारी बात हुई, सारे ही वर्गों पे हमने बात की है, आप किस तरह से देखते हैं, आपका आकलन एक पत्रकार के तौर पर छत्तीसगढ़ के इस 22 सालों के दौरान, इस 22 साल के विकास गाथा के दौरान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं वो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसको छोड़ दिए। जो छत्तीसगढ़ में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, हमारे साथ में जो बाकी स्टेट्स के अस्तित्व में आए उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ में जो 22 साल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ जनता है वो उसका सही क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती तो हम कोई विकास काम नहीं कर पाते। हम शिक्षा के क्षेत्र में हो या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हम जो भी अचीवमेंट आज बता रहे हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण है। दूसरी बात जो है, क्या हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम उसका सही दोहन कर पाए या हम उसका उपयोग कर पाए, ये अब ये विषय है, ये चिंता का कारण है।
दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से काम कर सकते थे, क्योंकि देखिए हमारा ओन रिसिप्ट्स जो हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में हमने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। और हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए आप किसानों के बारे में आप चिंता करिए, जैसे बहुत सारे वक्ता ने बोला कि विकास वास्तव में किसान का होगा तभी हम उसको विकास का पैरामीटर्स मानते हैं। तो हम उस विकास के लिए हमको पैसे चाहिए, हमको उस काम को करने के लिए पैसे चाहिए, हमको और भी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको पैसे चाहिए। क्या हमने कभी गंभीरता से ये सोचा है कि हमारे रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगी, हमारे अपनी जो रिसिप्ट्स हैं उनमें हमने कैसे तरक्की करनी है? इस पर मुझे लगता है कि हमको गंभीरता से सोचना चाहिए था। दो सेक्टर ऐसे हैं, जैसे बाकी वक्ताओं ने कहा कि जो पर्यावरण टूरिज्म का सेक्टर है, देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पूरी इकोनॉमी टूरिज्म में डिपेंड रहती है। हमारे यहाँ एक सेक्टर है जिसको हमने बिल्कुल कभी ध्यान नहीं दिया, इको टूरिज्म का जो है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में आ सकता था। दूसरा है माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में हमने कभी गंभीरता से काम नहीं किया। हमारा जो माइनिंग में हमको जो खनन करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हम किसी पॉलिटिकल विवाद में पड़ के या हम उसको ग्रीन इश्यूज को हमने सामने कर दिया। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, देखिए आज आपके पास में कोयला का भंडार है, आपके पास में 5 साल बाद यही कोयला जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज पे जाएंगे, जब हम सोलर एनर्जी पे जाएंगे, तो ये कोयला जो है पत्थर मारने का काम आएगा, आपको इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो जब आपके पास में ये कोयला का भंडार है तो आप अपना रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ाते? अगर आपके पास में 50,000 60,000 करोड़ रुपए अगर एक्स्ट्रा आपके एक्सचेकर में आ जाता है, आपके कोष में आ जाता है, तो इसका क्या दोष है? तो हम कभी इस चीज़ में चिंता नहीं की कि हमको अपनी रेवेन्यू कैसी बढ़ानी है, हमको इस मामले में कैसे काम करना है। इसमें मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और गंभीरता से सोचना चाहिए था। जी, तो पूरी निष्पक्षता से यहाँ पर अपनी बात रखी और कुल मिलाकर अलग अलग कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर इस पूरी परिचर्चा के दौरान हमने अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए तमाम उन लोगों को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की जिन्होंने इस 22 साल के सफर के दौरान अपना अहम योगदान छत्तीसगढ़ के विकास में दिया है। और उनके अनुभव के जरिए हम इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कितना काम हुआ है और कहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर तमाम सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। सबको इस बात का गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने इस कम समय के दौरान किस तरह का एक अलग मुकाम हासिल किया है। लेकिन जाहिर सी बात है अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कम से कम तमाम राजनीतिक दलों ने इन राजनीतिक चीज़ों से ऊपर उठकर ये बात कही है कि सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसी दिशा में काम होगा। लेकिन चूंकि क्लोजिंग का है और समापन की बात है, IBC 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे साथ में मीर अली मीर साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समापन आपने किसी गीत के जरिए करें। बहुत बढ़िया। सब वो सरकार गांव गरीब और किसान की चिंता करते हैं कि गरुआ के चरैया ढेलवानी रचैया ओगरे पछीना रपोट लेते हो तोर कि ओगरे पछीना रपोट लेते हो तोर और बासी बोरे पसियाला सपोट लेते हो तोर गरुआ के चरैया गो कि गरुआ के चरैया औ ढेलवानी रचैया ओगरे पछीना रपोट लेते हो तोर। तो ओकर माई लोगन का कहा थे कि बड़ मम हाथे कैथे पेज के ननैया कि बड़ मम हाथे कैथे पेज के ननैया ओलहा नांगर ला थोकिन जोत लेते हो तोर और बासी बोरे पसियाला सपोट लेते हो तोर। और हमार किसान के संबंध ब्रह्मांड से है कि सुकुआ सुत निंदा राखे जागे तोर सेठी और नांगर ला हुट के कुटेला मारे तोर चेटी कि सुकुआ सुत निंदा राखे जागे तोर सेठी और नांगर ला हुट के कुटेला मारे तोर चेती और हरिया धर ले पणकी बैला नांगर के जोतैया ओगरे पछीना रपोट लेते हो तो और देवता सन जियत जागत जुगुर जागर चोला। गांव में किसान लोग देखो जिन खेत में मेहनत करते हैं
कैसे दिखते उनकर चोला के देवता सन जियत जागत झूगुर जागर चोला अभी तरहीन देवी दाई सपना दे तीन मोला के ताते तात रतिहा के तय बियारी करैया माली थर कुलिया ला पोट लेते हो तोर के बासी बोरे परसियाला सपोट लेते हो तोर के गरुआ के चरैया गो के गरुआ के चरैया औ ढेलवानी रचैया ओगरे पछीना ला पोट लेते हो तोर और बोरे बासी परसियाला सपोट लेते हो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय हमारे साथ में साझा करने के लिए। और एक बार फिर से IBC 24 के साथ साथ तमाम मेहमानों की तरफ से आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।